को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो दोस्तों, चुनाव का वक्त है। जल्द ही 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उससे पहले तमाम दलों के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार हो रहा है। और अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि जितने दल हैं वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की लिस्ट ने आती हुई देखी है, आपने देखी है, हमने देखी है। लेकिन ये शायद पहली बार है कि किसी गठबंधन की तरफ से, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, कि किसी गठबंधन की तरफ से, पॉलिटिकल गठबंधन, उसकी तरफ से उन पत्रकारों की लिस्ट जारी हुई है जिनके बहिष्कार का फैसला लिया गया है। जी हां, मोदी के राज में अब मीडिया की ऐसी बेइज्जती भी मुमकिन हो चुकी है। दरअसल इंडिया मीडिया कमेटी की एक बैठक में फैसला लिया गया है कि कुछ पत्रकारों और एंकर के शो में वो अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, डिसीजन टेकन बाय इंडिया मीडिया कमेटी, ये जो आप देख रहे हैं, जो लिस्ट दूसरी तरफ, इसमें नाम है इंग्लिश में लिखे हुए, हिंदी में भी पढ़ूंगा, जल्दी से आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से, गौर से पढ़िए और जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। तो ये अब इंडिया गठबंधन जो है अपने प्रतिनिधियों को इन एंकर्स, इन पत्रकारों के साथ जब ये एंकर करते हुए नजर आएंगे तो यहां अपने गठबंधन के नेताओं को, प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। और इस फैसले को बाकायदा ट्वीट करके बताया गया है। साथ ही उन पत्रकारों की लिस्ट आप देख रहे हैं भी जारी कर दी गई है, जिसमें अब इंडिया के किसी दल के नेता या प्रवक्ता नहीं जाएंगे। देखिए इस लिस्ट में किस किस का नाम है। अमन चोपड़ा हैं, प्राची पराशर हैं, रूबिका लियाकत हैं, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, शिव अरूर। ये जो तमाम नाम हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं और ये नाम ऐसे हैं जिनके बारे में लगातार कभी न कभी आप सुनते होंगे, चर्चा होती रहती है।
खैर, टीवी के ये सभी चर्चित चेहरे हैं, लेकिन इनके शो में अक्सर चर्चा एक तरफा होती रही है। यानी एंकर समेत सारे लोग जितने भी हैं वो बीजेपी के समर्थन में बात करते हैं और कांग्रेस या शिवसेना या समाजवादी पार्टी या टीएमसी या इंडिया के बाकी दलों के नेता अकेले इन सब का मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब ये पक्षपाती रवैया और बर्दाश्त नहीं होगा, इसका ऐलान इंडिया ने कर दिया है। इंडिया ने जिस तरह गोदी मीडिया के पत्रकारों का बहिष्कार किया है, उसे मोदी को बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर इसी मीडिया के बूते तो देश में 9 सालों से मोदी का माहौल बना हुआ है, और जहां मोदी का माहौल नहीं बन पाता है, वहां भारत और पाकिस्तान का माहौल बना दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान का माहौल बना दिया जाता है इसी मीडिया के सहारे। और इसी मीडिया ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की छवि खराब की है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज नहीं दिया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल खराब करने की साजिशें रची गईं। ये सारे खेल मोदी की नाक के नीचे होते रहे, केवल इसीलिए ताकि बीजेपी की सत्ता बनी रहे। लेकिन अब इंडिया ने बीजेपी के खेल पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इस विषय पर पवन खेरा, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी कहते आए हैं, और इन एंकर्स का नाम लेके जो कहा जा रहा है और जो यहां पवन खेरा कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो एक तरफ एंकर्स पर 14 एंकर्स के नाम अभी सामने आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में और भी नाम आए, और कहा जा रहा है जिसकी इस लिस्ट में जो लिस्ट आई है उसमें उसकी सूचना नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ टीवी चैनल्स को भी बैन किया गया है इंडिया की तरफ से। खैर, एक तरफ ये बैन जो शोर है वो इन पत्रकारों और इन एंकर्स के बारे में, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि G20 का शोर जो है वो खत्म हुआ है और मोदी जी अपना सम्मान करवाने के लिए अपने ही कार्यालय पहुंच गए। लेकिन वो भूल गए कि उसी वक्त देश के 4 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अधिकारी और 1 जवान शहीद हो गए। लेकिन मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं है कि शहीदों को श्रद्धांजलि दे दें, उनके परिजनों के लिए सांत्वना के 2 शब्द बोल दें। लेकिन मोदी तो एक बार फिर चुनावी मोड में दिख रहे हैं।
हालांकि इस बार मोदी झल्लाए हुए, बौखलाए हुए और हताश नजर आ रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर उन्हें जिस तरह इंडिया का सामना करना पड़ रहा है, उससे उन्हें समझ आ गया है दोस्तों कि इस बार चुनावों में बीजेपी की दाल शायद नहीं गले। वैसे तो राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर सनातन तक सारे मुद्दे बीजेपी ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के कारण जो धुकधुकी मची हुई है वो शांत ही नहीं हो रही है। इसीलिए अब मोदी झल्लाकर इंडिया पर अपने हमले और तेज कर रहे हैं। आज ही मध्य प्रदेश में मोदी ने फिर से इंडिया को घमंडिया कहा और इंडिया के लिए एक नया नाम उन्होंने दिया है। हालांकि यह नया नहीं है, लेकिन फिर भी इंडी अलायंस भी कहा, यानी इंडिया नाम बोलने से मोदी को अभी भी शर्म आती है। खैर, मोदी ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक बैठक की और उन्होंने, मतलब इंडिया ने, और मुझे लगता है कि उन्होंने वहां घमंडिया गठबंधन को कैसे चलाया जाए इसकी राजनीति और रणनीति तैयार की। उन्होंने एक छिपे हुए एजेंडे पर भी फैसला किया है। यह रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। उन्होंने भारतीयों की आस्था पर हमला करने और उन विचारों, मूल्यों और परंपराओं को खत्म करने का फैसला किया जिन्होंने देश को हजारों वर्षों से एकजुट किया है। तो साफ समझ आ रहा है दोस्तों कि भारत की परंपरा और संस्कृति के नाम पर मोदी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि यह देश जितना बीजेपी का है उतना ही बाकी दलों का भी है। लेकिन बीजेपी सब पर अपना ही हक जमा रही है। जिन मूल्यों और परंपराओं का हवाला मोदी यहां दे रहे हैं उसमें से बहुतों को संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन मोदी ने अपने शासन में संविधान की भावना की कितनी रक्षा की, ये सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि लोकतंत्र का कितना सम्मान मोदी अपने शासन में रख पा रहे हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र की गरिमा रख पाते तो इंडिया के नेताओं को गोदी मीडिया के एंकरों का बहिष्कार जैसे बड़े कदम नहीं उठाने पड़ते। इस तरह का बहिष्कार मीडिया के लिए तो शर्म की बात है ही कि अब उसकी साख इतनी गिर चुकी है। यह बहिष्कार सत्ता में बैठे बीजेपी के लिए भी करारा तमाचा है, क्योंकि अब बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रमों में जब इंडिया के लोग जाएंगे ही नहीं तो बीजेपी नेता चैनलों पर एकालाप करते रह जाएंगे। न कोई उनके तंज सुनने के लिए बैठा होगा और न कोई उनके गलत आरोप सुनेगा। न एंकर किसी को उकसाएंगे और न उनके कार्यक्रमों की टीआरपी बढ़ेगी। एक तरफ से इंडिया ने गोदी मीडिया और मोदी दोनों को करारी चोट दी है, ये कह सकते हैं। इस चोट के बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया और कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला और तेज हो जाए, मगर ऐसा करने से जहर उगलने वालों की पोल जनता के सामने खुल जाएगी। कुल मिलाकर इस समय इंडिया और कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी हर तरफ से फायदा हो रहा है, जबकि अपनी सत्ता जाते देख अब मोदी बौखलाए हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज इस न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बौखलाए मोदी से अब बीजेपी संभल पाएगी? क्या बीजेपी को हार से बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या बीजेपी के खेल पर इंडिया का फुल स्टॉप लगा दिया गया है? इंडिया ने लगा दिया है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। यहां हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर, लेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक इस कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम देखिए इसमें कुछ हो रहा है। कल शाम को कार्यक्रम कर रहे थे न्यूज पॉइंट, तो खबर आई कि 5 दिनों की जो बैठक होने वाली विशेष सत्र में, यानी कि संसद के विशेष सत्र में, उसमें एजेंडा क्या होगा यह तय कर लिया गया है। अब इससे इतर भी कोई एजेंडा हो तो बात अलग है, लेकिन एक एजेंडा तय कर लिया गया कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक क्या कुछ होने जा रहा है। इस चर्चा के दौरान उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। उसके अलावा आज एक खबर और आई कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी करके कह दिया है कि आपको 18 से 22 तक बिना रुके, बिना थके संसद में मौजूद रहना है। यह व्हिप जारी किया गया है। और उसके अलावा एक खबर और आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए, उत्साहित नजर आते हुए मध्य प्रदेश में हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हैं।
कल की खबर आपको बता चुका हूं, जवानों की शहादत तक कोई मैसेज नहीं प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसके बाद शाम होते होते यह खबर आई जिसकी चर्चा शुरुआत से हम कर रहे हैं कि 14 एंकरानियां, पत्रकार, इनकी लिस्ट जारी हो गई है। क्या यह लिस्ट और भी आगे बढ़ेगी? इन सब की चर्चा हम करेंगे। क्या बीजेपी के खेल पर इंडिया का फुल स्टॉप लग गया है? चलिए आते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही। इस खेल को फुल स्टॉप की तरह देखा जाए या स्वामी जी ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए राजीव जी, एक शब्द का आपने उपयोग किया कि शायद मोदी जी की दाल नहीं गलेगी। देखिए दाल है ही नहीं, दाल तो उठा के ले गया इंडिया, अब दाल है नहीं तो गलेगी कैसे? भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आपने बात की। देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति यह है कि अगर महिला पे, नारी पे अत्याचार हो तो पूरा समाज अगर उठ के नहीं खड़ा हुआ और जिसने भी आंख मूंदी या सिर झुकाया और चुपचाप उसको सहन किया, उसका नाश होगा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 9-10 साल से जिस प्रकार से देश के कोने कोने में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे महिलाओं का और नारियों का अपमान हो रहा है, वो कौन सी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है? देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति राजीव जी क्या है? मेरे आदर्श हैं जटायु। जटायु ये जानते थे कि वो वृद्ध थे, वो जानते थे कि रावण से मैया सीता को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन वो लड़े और मारे गए और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ये है भारत की सभ्यता और संस्कृति। और आज के तारीख में जैसे आपने इन एंकर और एंकरानियों की बात की, ये लोग वास्तविकता में वो हैं जो कि आज देश की दुर्गति और धार्मिक विद्वेष के जनक हैं। इनकी वजह से आज के देश के अंदर हमारा देश जो है वो बट गया, जो कि 69-75 पिछले 65 साल में कभी नहीं बटा, जो पिछले 9 साल के अंदर बटा है। और आप ये देखिए कि जिस प्रकार से अभी तो इनको केवल बायकॉट किया गया है। मैं जो चाहता हूं, देखिए राजीव जी, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, मंत्री हो और संसद सदस्य हो, जो भी देश की संपदा और देश की संपत्ति को लूटते हुए देखता है, जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटता हुआ देखता है, जो कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोगों को धार्मिक विद्वेष की तरफ ले जाता है, वो अगर किसी संस्था का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और ऐसे निर्णय लेता है कि जिससे देश की गरीब जनता के हितों की अनदेखी होती है, न केवल उनका बायकॉट होना चाहिए बल्कि उनको दंडित होना चाहिए। राजीव जी एक चीज और देखिए आप, पिछले बार जब हमारे प्रधान सेवक अमेरिका गए थे तो मिसेस बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया था उन्होंने, और इस बार जब बाइडेन साहब आए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की भेंट सेब के खरीद पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर वहां के सेब के उत्पादकों को बाइडेन साहब को दे दी है। और मेरे देश के कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और थोड़ी बहुत हद तक उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के पेट पे लात मारी है। देखिए अगर आज की तारीख में मेरा किसान तड़प रहा है, मेरा अन्नदाता तड़प रहा है, बारिश हो रही है, और उसके बाद अगर आयात होनी चीजों पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा के मेरे किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है, तो ये सारे लोग दंड के भागीदार होंगे। और मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कर्नाटका की उस सरकार को जो सुधीर चौधरी को वहां तलब कर रही है। और जैसे मोनू मानेसर ने राजस्थान के अंदर बहुत सारे सच उगल दिए हैं, उसने बता दिया है किस प्रकार से उन 2 बच्चों की हत्या की गई, उनको जिंदा जलाया गया, क्योंकि जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे उगल देते हैं। तो इनसे केवल वहां पे जेल के अंदर नहीं, ये जो मनी ट्रेल्स हैं और जिस प्रकार का त्रिकोण है और जिस प्रकार धन संपदा के आधार पर मेरे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को सताया जा रहा है, इन लोगों को न केवल बाइकआउट करने की आवश्यकता है बल्कि इनसे सच उगलवाने की आवश्यकता है कि देश को इन्होंने न केवल बांटा है बल्कि मेरे देश के गरीब को भूखा रहने पे मजबूर किया है, और कुछ लोगों की तिजोरियां केवल अपने हितों को पूरा करने के लिए इन्होंने उपयोग में लाए। जी बिल्कुल।
तमाम आप रख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां रख रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ होता रहा है अभी तक, पिछले 9 साल से लेकर अब तक, और बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आते रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए ये जो लिस्ट जारी हुई है, और इस लिस्ट के जारी होने के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए या कहें बीजेपी के रिएक्शंस को कैसे आप देखते हैं, मीडिया के रिएक्शन को कैसे देखते हैं? जो पवन खेड़ा यहां कह रहे थे कि जो नफरत की बाजार जो है, नफरत की दुकान जो सजा रखी थी, और ये हम देश ऐसा नहीं चाहते हैं जहां नफरत हो, नफरत का बोलबाला हो, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। ये कितना उचित लगता है, कितना जायज लगता है, और कितना कामयाब होता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई देता है? राजीव जी, कल रात में ही आपके प्रोग्राम के बाद मैं एक और ग्रुप डिस्कशन में था, जहां हेट स्पीच और हेट क्राइम पे बात हो रही थी, और वहां मैं यही बात कह रहा था कि हेट स्पीच और हेट क्राइम से बहुत से पत्रकार, नागरिक, सजग नागरिक लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां लड़ती हुई नहीं दिखाई देती है। ये इंडिया गठबंधन का ये जो फैसला है, इस मायने में ये बहुत ऐतिहासिक है कि पहली बार इस स्केल पर विपक्ष के गठबंधन ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को एक जवाब दिया है, उसको एड्रेस किया है, और इसके बहुत दूरगामी और बहुत सकारात्मक परिणाम होंगे। आप सोचिए कि इन लोगों ने क्या किया है। जो कथित पत्रकार हैं, इन कथित पत्रकारों में दो पत्रकार जेलों में रह आए हैं, कईयों के खिलाफ एफआईआर है, और इन लोगों ने किया पिछले 8-9 साल, इन लोगों ने दंगे भड़काए, इन लोगों ने नफरत फैलाई है। इनकी फैलाई नफरत की वजह से ही वो आरपीएफ का जवान जिसने चलती गाड़ी में गोलियां मारी 4 लोगों को, ये जो अभी हमने हरियाणा में दंगे देखे, जो दिल्ली में दंगे देखे, हिंसा देखी, ये सब इसी नफरत वाली मंडली का कारनामा है। दिन रात हिंदू मुसलमान, दिन रात नफरत की बातें। तो ये केवल सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं, या विरोधी पार्टियों के हिमायती नहीं, या विरोधी पार्टी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। ये लोग देश और समाज के दुश्मन हैं, ये भारत के संविधान के दुश्मन हैं। भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। आज भी अगर इसी प्रोग्राम के चलते हुए इनके टीवी चैनलों पे आप चले जाएं, आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं कोई भी, कि रोज ये लोग नफरत का एजेंडा चलाते हैं। तो इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य है, और केवल विपक्षी पार्टियों का ही नहीं, इसमें बहुत सारे जो दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटीज, ईसाई, जो भी हाशिए के समाज पे लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग, मणिपुर पे भी इनकी कवरेज बिल्कुल एक तरफा रही है। तो इन लोगों की जो नफरत का एजेंडा है, शायद इस कदम से कुछ राहत मिले, शायद इनके मीडिया मालिकों को सद्बुद्धि आए। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि सद्बुद्धि आएगी या ये अपना एजेंडा रोकेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ये वैचारिक रूप से नफरत के एजेंडा में जा चुके हैं। दुनिया के तमाम से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, राजीव जी, ये लिखा है, ये कहा है, रिसर्च है इस पे, कि जो कत्लेआम होता है, जो जेनोसाइड होता है, उसकी शुरुआती हेट स्पीच से होती है जी। ये 14 लोग, और इसमें बहुत से लोगों के नाम नहीं है, ये 14 लोग भारत में हेट स्पीच के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो ये बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। स्वागत योग कदम है। दूसरा जो मुद्दा है राजीव जी, वो इससे भी थोड़ा ज्यादा गंभीर है, कि सेना के अफसर और जवान और पुलिस का एक अफसर आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया कश्मीर में। कल की घटना आई है। प्रधानमंत्री जी ने जश्न मनाया उसके बाद बीजेपी कार्यालय में, जिसकी तस्वीरें कल भी आप दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से कोई
संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सहानुभूति का एक शब्द उनके परिवारों के प्रति नहीं कहा गया, कोई एक शब्द सेना के प्रति नहीं कहा गया, कोई मरने वालों की श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द नहीं कहा गया। इन लोगों ने अपनी जान देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए की है। इन लोगों ने अपनी जान भारत के संविधान को बचाने के लिए दी है जी। जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह है, मेजर आशीष धनचौक हैं, डीएसपी मुजम्मिल भट्ट हैं और 2 लोग हैं। तो क्या मुझे मतलब बहुत सारे लोग इस पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, दिन में हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया इस पे। ये केवल असंवेदनशीलता का मामला नहीं है राजीव जी, ये कुछ और है, ये कुछ और है जिसको डिकोड करना चाहिए, जिसको समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी भारत के लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, पत्रकार हो, सिविल सर्वेंट हो, जजेस हो, जुडिशरी हो, वकील हो या आम नागरिक हो, सिविल लोग हो, एजुकेशन के लोग हो, इनको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं कोई बहुत गड़बड़ है जी। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेना के प्रति प्रोटेस्ट है एक सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बड़ा अजीब से संकेत दे रहा है कि ये कुछ और है जो चल रहा है। और इतनी खामोशी, ये खामोशी में कोई तारतम्यता है, कोई मिली भगत है, कोई बातचीत है, इस पे रिएक्ट नहीं करना है। तो देश की सेना के प्रति अगर ये रवैया है तो ये बहुत चिंताजनक है और इस पे गौर करना चाहिए लोगों को राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे गौर फरमाना चाहिए, गौर करना चाहिए। सेना के प्रति जो रवैया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम लोगों ने इस पर कोई बात नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं, अभी तक कोई संवेदना के एक मैसेज नहीं। तो आखिर क्या है, इस पर हम दिन में भी चर्चा कर चुके हैं और इस वक्त तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे हैं हम, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की तस्वीरें, जो जश्न की तस्वीरें आ रही थी वो, या आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थे वो, या उसके बाद शाम को जो नफरती मीडिया के जो नफरती एंकर हैं, पत्रकार हैं, उनकी 14 लोगों की जो लिस्ट आई है, वो लिस्ट क्या कुछ कहती है। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप ये 14 एंकरों को का नाम सीधे सीधे सामने लाकर? ये क्या लगता है आपको कि ये सही परंपरा है? मैं इसे 2 रूप में देखता हूं राजीव जी। पहली बात तो ये कि ये एंकर केवल एंकर नहीं थे, ये बीजेपी के और नफरत के बाजार के वो व्यापारी थे जो अपनी नौकरी खत्म होने के बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वहां पर नफरत फैलाते थे। यानी नफरत इनके खून में है और ये नफरत का कोई भी काम छोड़ने को तैयार नहीं थे। इनकी नौकरी खत्म होने के बाद ट्वीट करना उनकी नौकरी नहीं थी, लेकिन ट्वीट पे भी वे अपनी चापलूसी को कहीं भी कम नहीं करने देना चाहते। तो ये बहुत ही प्रकरण था। दूसरी बात, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस देश में कुछ ऐसे टीवी एंकर हैं जिनके खिलाफ एक राजनीतिक संगठन ने प्रतिबंध लगा दिया। यानी उनकी गरिमा पर, उनकी प्रतिबद्धता पर, उनकी पत्रकारी मूल्यों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर इस देश में वाकई मीडिया आजाद होता, ये लोग जिन चैनलों में काम कर, उन चैनल वालों को चाहिए था कि वे इन लोगों को ऑफ एयर कर देते या नौकरी से निकाल देते। लेकिन जो हालात थे उसमें लगता है कि ये लोग फिर किसी न किसी बहाने, किसी न किसी से न चला। राजीव जी जनरल भी केंद्रीय हुआ थे और इंदौर में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने इंदौर में यह बात कही कि पाकिस्तान से हमें सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए, कोई क्रिकेट का रिश्ता नहीं, कोई फिल्म नहीं, हमें कोई नहीं रखना चाहिए। यानी एक केंद्रीय राज्य मंत्री देश की नीतियों के बारे में जो सवाल कह रहा है वो किसके शाह पर कह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने में 6 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। 28 तारीख को फिर वे छत्तीसगढ़ जाएंगे और फिर एक बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, अमित शाह जी को भी कोई काम नहीं, और केंद्रीय राज्य जो पूर्व सेनाध्यक्ष भी रहे हैं
वे इस देश में विदेश नीति के बारे में बयान देते हैं और सबसे खतरनाक बात उन्होंने कही, खुलेआम कही कि भारत को पीओके पर कब्जा करना होगा। तो क्या ये ऑफिशियल कहा जा रहा है, आधिकारिक रूप से कहा, क्या भी पीओके पे कब्जा कर, इस बारे में कोई बात नहीं। मुझे वो शर्मिंदगी है इन 14 एंकर्स पर जिन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को तार किया है और उनके खिलाफ इस तरह की बात करने की पहल की गई है। बहुत की स्थिति है राजीव जी। बिल्कुल, ये 14 एंकर, और क्या इसकी जरूरत थी? अगर लिस्ट बना रहे हैं तो मात्र 14 ही क्यों, और 14 से ज्यादा क्यों नहीं, या 14 से कम क्यों नहीं? कई नाम ऐसे हैं जो शायद छूट गए हैं, ऐसे भी लोग कह रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पे। तो जो नाम छूटे हैं वो नाम क्यों छोड़े गए? जरा राहुल लाल जी, आप तो बहुत इन एंकर्स के साथ रहते हैं और काफी ट्रोल होते हैं। राहुल लाल जी, आपसे बेहतर कौन बताएगा? आप जरा अपनी आप बीती बताइए, और आप इनमें से जो नाम छूट गए हो, कुछ एक नाम आप भी जोड़वाना चाहते हो तो बताइए। इस चर्चा को अगर इंडिया गठबंधन के लोग देख रहे होंगे तो शायद जोड़ दें। इसलिए भी आपसे चाहता हूं, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानेगा। और सबसे ज्यादा इन एंकरों के बीच इनके जो नफरती बोल हैं, उनसे लोहा लेते हुए आप ही दिखाई देते हैं। इसलिए भी आज स्पेशली आपको बैठाया हूं कि आपसे बेहतर कौन बताएगा कि क्या कुछ करते हैं ये 14 एंकर, या 14 एंकर के आगे के जो 40 एंकर और हैं वो क्या कुछ करते हैं जिनका नाम छोड़ दिया गया है। जरा बताइए। राजीव जी, देखिए, मैं एक तो ये चीज कहूंगा कि इंडिया गठबंधन ने देर से निर्णय लिया, दुरुस्त निर्णय लिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह सूची अभी 14 तो छोटी सूची है, अभी ये सूची जरूर जो है कि लंबी होगी। हालांकि देखिए, जब से इस निर्णय की घोषणा होने की जब से उम्मीद थी, तो एक चैनलों के भीतर एक खलबली की स्थिति जरूर थी। क्योंकि देखिए, वहां पे भी स्थितियां, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि एक तरह से उनकी छवि कुछ सार्वजनिक किस्म की बनी हुई रहे, यानी वो भक्ति भावना में भी लीन रहा है, और कहीं कहीं दूसरी तरफ से वो विपक्ष के द्वारा भी जो है कि वो स्वीकारी हो। बहुत लोगों ने इस प्रकार का भी स्वरूप बना के रखा है अपना, कि हम दोनों जगह जो है कम करें। हालांकि संतुलन उनके भी उस पूरे मूल्य में आपको संतुलन नहीं दिखेगा। क्योंकि देखिए, जो डिबेट की पूरी परंपरा है, उस पूरे परंपरा को अगर आप देखेंगे तो वहां पे देखिए नफरत तो फैलाया ही जाता है, वो हम सभी तमाम वक्ताओं ने कहा। आप देखिए, एक एंकर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि उस डिबेट में हमारा क्या काम है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उनसे बात कीजिए तो उनके लिए कोई विशेष कहने की चीज नहीं बच जाती कि बीजेपी के प्रवक्ता आके क्या पक्ष रखें। वो कहते हैं कि हमने तो जितने पॉइंट करके तैयार करके आए थे राहुल जी, वो बात तो एंकर ने पहले ही कर डाली। तो अब वो उनकी तैयारी तब जीरो हो गई, यानी उन्होंने जो तैयारी करके आए थे उस मुद्दे पर बोलने के लिए, वो एंकर ने पहले ही बोल दिया। इसलिए जब विपक्षी को घेरना होता है, जब वहां पे विपक्ष को, तो उसके लिए एंकर ही सामने में आ जाता है। भाई, अगर भाजपा से संबंधित कोई सवाल है, और मान लीजिए कांग्रेस का प्रवक्ता या विरोधी दल से संबंधित कोई भी व्यक्ति या निष्पक्ष तटस्थ व्यक्ति भी कोई सवाल खड़ा कर रहा है सत्तारूढ़ पार्टी से, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देने का मौका बाद में आता है, एंकर सबसे पहले आ जाते हैं। फिर वहां पे कई प्रकार के विशेषज्ञ होता है, XYZ, रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ, विदेश नीति विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, वो 10 तरह के विशेषज्ञ, वो भी जो है कि बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे होते हैं। तो स्थिति ये होती है कि जो न्यूट्रल व्यक्ति होते हैं और जो एक तरह से प्रवक्ता पक्ष होते हैं, जो इंडिया दल से घटक दलों के जो प्रवक्ता होते हैं, वो बिल्कुल अकेले पड़े हुए होते हैं और उनको बोलने का मौका भी नहीं मिल पाता। यानी वो सारे लोग मिलकर आपको घेर के वो एक अलग सा ही प्रयास चल रहा होता है वहां पे। तो ऐसे स्थिति में ये लिस्ट में काफी छोटा मानता है। और एक चीज मैं और जरूर कहूंगा आपके डीबी लाइव के माध्यम से कि इन लोगों के लिए एक तो यह है कि आप एंकरों के ऊपर प्रतिबंध लगा लें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब कई सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे चैनलों पे जब मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के विज्ञापन चल रहे होते हैं, आपको उस मामले पे भी ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कि जो बिल्कुल समाज में घृणा फैला रहे हैं, वहां पे उस प्रकार से उन्माद फैला रहे हैं, आखिर ये सरकारें उन्हें अपना विज्ञापन क्यों दे रही है? तो आपको अपने उस विज्ञापन मॉडल पे भी ठीक है, उनके हो सकता है कि उनके सेहत को ज्यादा असर ना पड़े, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के विज्ञापन अलग अलग राज्य सरकारों के दूसरे जो बीजेपी शासित के मिले, लेकिन कम से कम इनके जो सरकारें हैं उनको एक ये भी मॉडल जरूर खड़ा करना चाहिए कि हम उन्हें समाज को बांटने में हम कम से कम हमारी राज्य सरकार है उसमें आर्थिक योगदान नहीं देगी। एक ये भी उनके तरफ से जो जरूर ठोस एक निर्णय मैं भविष्य में देखना चाहूंगा कि ये निर्णय भी उनके तरफ से आना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति होती है, देखिए शाम का समय होता है और वो जरूर जो है कि जनमानस को प्रभावित करते हैं। वो आप सोच के देखिए कि कितनी दुखद से स्थिति है।
प्रधानमंत्री से अभी सवाल पूछा जाना चाहिए, जो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं लगातार, कि भाई प्रधानमंत्री 14 फरवरी 2019 को भी यूं ही दिखते हैं जैसे प्रधानमंत्री कल रात में दिख रहे थे। अगर पुलवामा का पूरा घटनाक्रम उसमें घट रहा था और तब भी प्रधानमंत्री जो है शूटिंग करने में व्यस्त थे, हीरो बनने में व्यस्त थे, यानी उनको रियल हीरो बनने में कोई दिलचस्पी उस समय भी नहीं थी। उसमें भी वो रील के हीरो बनने में व्यस्त थे। लाइट कैमरा एक्शन, इसी में उनका जो है कि जीवन गुजर रहा है उनका। अगर उनकी उपलब्धि कहा जाए तो इस लाइट एक्शन कैमरा से बाहर की उनकी उपलब्धियां कहां नजर आती है? हम लोग तो खोज रहे हैं कि 9 साल में प्रधानमंत्री कुछ विशेष उपलब्धि बता देते। आज अगर वो छत्तीसगढ़ के यात्रा पे है, भोपाल के यात्रा पे है, जो उस उपलब्धि को स्वीकृति नहीं करा रहे हैं, वो अभी भी सनातन के मामले पे लगे हुए हैं। तो अभी तक तो आप G20 का श्रेय ले रहे थे, कल तक तो आप फूलमाला ओढ़े हुए थे G20 को लेके, कम से कम उसी का श्रेय अच्छे से बखान कर देते, वो बखान भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए स्थिति यह है कि आप मीडिया को इस समय ये सवाल जो हम लोग पूछ रहे हैं, ये गोदी मीडिया का भी पूछना उनका धर्म था, लेकिन वो खैर नहीं पूछेंगे। वो उनसे अपेक्षा लोगों ने रखना भी छोड़ दिया है और उनकी विश्वसनीयता भी काफी नीचे गिर गई है। अब तो लोग ये मान के चलते हैं कि अगर वो कोई सच समाचार भी दिखाते हैं तो लोग मान के चलते हैं कि उसका रिवर्स है वो सच्चा होगा, यानी लोग उसको खुद ही उल्टा कर देते हैं और उसके रिवर्स के अर्थ को सच्चा समाचार मानते हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये कैसी गिरावट आई है। आज मैं बाहर गया हुआ था, एक सब्जी विक्रेता की प्रतिक्रिया बता रहा हूं आपको मैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री सनातन के ऊपर हमला कर रहे हैं तो देखिए 1000 सालों में क्या सनातन के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ? सनातन फिर से गुलामी के युग में चला जाएगा। सोचिए कि कितनी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहां से हिंदू बचे रह गए? उनके पूर्वजों को उसमें औरंगजेब ने और उस समय के तत्कालीन मुगल शासकों ने क्या उनका धर्म जो परिवर्तन नहीं करवाया? हम और आप कैसे बचे रह गए? तो देखिए कितना तगड़ा लॉजिक है। आज इसी पैनल में हम लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अभी भी हिंदू धर्म में बने हुए हैं और हम लोगों को कन्वर्टेड तो नहीं है राजीव जी। सामान्य जनता समझने लगी कि सनातन पर कोई हमला नहीं है, हमला भारतीय जनता पार्टी खुद ही कर रही है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के हमला के मामले को जितना खींचेगी वो उतना नुकसान की स्थिति में है। वो इस गोदी मीडिया के माध्यम से जो प्रोपेगेंडा बना के जो काम आगे करना चाह रहे थे वो अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। तो वो कहते हैं कि काट की हांडी आप बार बार नहीं चढ़ा सकते हैं, तो ये हांडी में बार बार नहीं चढ़ेगी। धीरे धीरे लोगों में काफी जागरूकता आ चुकी है। यही कारण है कि आज सोच के देखिए कि मुख्य मीडिया पे लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन जब आप डीडी लाइव पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, किसके ऊपर लोगों को भरोसा है कि लोग जान रहे हैं कि यहां से सच्ची और सार्थक विश्लेषण में उसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह स्थिति क्यों आ गई? तो सोचना पड़ेगा उस वर्ग को कि आखिर आपने अपनी विश्वसनीयता गवा के, आप सोच के देखिए कि जो अभी तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, लोग चापलूसी में किस हद तक तो जा रहे हैं। मैं सहमत हूं इस चीज से कि चलिए मालिकों की मजबूरी हो सकती है, जो अभी हिंदुस्तानी जी कह रहे थे, लेकिन आप फिर ट्विटर पर भी आके बिल्कुल 24 घंटा आक्रामक रोल में रहता है। हर 24 घंटे आप किसी न किसी जो है कि विरोधी दल के नेता को आप पकड़े रहते हैं, उनको अपशब्द आप कहते रहते हैं। आपका ज्ञान कैसा है? आपका ना तो आपको नेहरू के बारे में ज्ञान है, ना आपको गांधी के बारे में ज्ञान है, ना आपको इंदिरा गांधी के बारे में ज्ञान है, और फिर भी उसके ऊपर आप विपरीत टिप्पणियां जो है कि लिखते हैं या लिखती है। तो ये स्थितियां से अब वो उन्होंने खुद ही पर्दाफाश कर दिया। इसमें हमें लग रहा है कि जो नाम आप 14 देख रहे हैं, ये नाम कम से कम 2 दर्जन तो पक्का ही पक्का होगा राजीव जी। अभी इसमें कई नाम छूटे हुए हैं अभी, और कई बड़े नाम भी छूटे हुए हैं। तो वो सारे नाम भी इस लिस्ट में जरूर अभी भविष्य में ऐड होंगे इसमें। इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि इसमें और कितने नाम होने चाहिए, और आपसे बेहतर कौन बता सकता है। रोज आप इनसे 2-4 होते हैं, इन लोगों के ऐसे सवालों का जवाब आपको देना पड़ता है, और जब आप उचित जवाब देते हैं, लॉजिकली आप अपनी बात रखते हैं, तो आपको रोक दिया जाता है। कई वीडियो आपके देखता हूं, इसलिए भी कह रहा हूं। और कैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीपी आप भी जाते हैं, और कनॉट प्लेस में कैसे एक शो तैयार किया जाता है, अपने लोगों को बैठाकर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और कैसे लोगों को, जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनको ट्रोल किया जाता है। ये सब मीडिया के अंदर की कहानी यहां बयां कर रहे हैं दोस्तों। हम इसको भी आपको समझना चाहिए कि कैसे खेल होता है। खैर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल लाल जी बात रख लीजिए। फिर एक राहुल लाल जी ने ही एक इंपॉर्टेंट बात कही है, उस सवाल को लेकर के आऊंगा डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी के पास। जी राहुल लाल जी। राजीव जी, सोचिए कि जो सीपी का जगह है, वहां पे पहले एक कार्यक्रम होता था, वहां पे कई बड़े चैनलों के कई कार्यक्रम हो रहे हैं, और स्थिति क्या है कि वहां से बीजेपी हेड ऑफिस केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बीजेपी के लोग अपना रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं कि हम लोगों को हेड ऑफिस से कहा जाता है कि वहां यूं ही मत चले जाना, वहां अपने साथ अपने कुछ कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लेके जाओ वहां पे।
तो जब आप वहां पे डिबेट में भाग लेते हैं तो वहां पे पृष्ठभूमि में आवाज चल रही होती है, मोदी मोदी मोदी, योगी योगी, ये तो पीछे से पृष्ठभूमि में पहले से उनके कार्यकर्ता ये साउंड्स लगा रहे होते हैं। और फिर वहां पे इस पृष्ठभूमि में अगर डिबेट चलेगी तो आप सोच सकते हैं कि वो डिबेट कैसा होगा और उसमें क्या ही स्थिति होगी उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो इन्होंने पूरा का पूरा एक रन बनाया, एक मार्केटिंग की जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसका पर्दाफाश हो चुका है, जनता काफी समझ चुकी है। लेकिन टंडन साहब जो चीज कह रहे थे वो गंभीर चीज कह रहे थे कि अगर इस पूरे मामले से पत्रकार लड़ते हुए दिख रहे हैं, सजग नागरिक लड़ते हुए दिख रहे हैं, तो आखिर एक पॉलिटिकल पार्टियां ये चुप्पी क्यों थी। इसलिए इस मामले से देखिए ये प्रथम कदम है, इसको मैं छोटा कदम ही मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ टीम इंडिया के लोगों को उनके लिए समय आ चुका है कि वो मोदी मीडिया को अपना विज्ञापन देना सीधे सीधे बंद करें। जी, यही सवाल यही लेके आना चाह रहा हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का विज्ञापन अगर सुदर्शन टीवी पे आता हो, नाम लेकर के अभी कह रहे थे, वही नाम मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं, सुदर्शन टीवी में अगर आता है, जो नफरत ही नहीं जहर घोल रहा है इस समाज में, और इसको कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, अगर उसमें छत्तीसगढ़ सरकार विज्ञापन दे तो क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम को अगर छत्तीसगढ़ सरकार के कोई नुमाइंदा अगर कोई भी देख रहा हो तो उन साहिबानों तक जरूर पहुंचाइए जिन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप भी कहीं ना कहीं इस नफरती बीज में हवन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। ये बंद कीजिए, जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप उन नफरती तत्वों को और जिंदा रहने के लिए उसमें आप कुछ ना कुछ अपना भी योगदान कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, विज्ञापन के रूप में ही सही। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, छत्तीसगढ़ में आप हैं और आप खूब देखते होंगे रोज भी, आज भी कई विज्ञापन छत्तीसगढ़ के छपे अखबारों में। जरा आपसे समझना चाहता हूं, और चूंकि आप वहां हैं इसलिए भी, कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो बात यहां कह रहे हैं राहुल लाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। न सिर्फ ऐसे नफरती एंकरों को आप ये कीजिए, आपने इंडिया गठबंधन ने लिस्ट तो बना दी, लेकिन ये लिस्ट भी बननी चाहिए कि इनको 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 विज्ञापन नहीं देना है। वो लिस्ट तो बनी नहीं है, और जब तक आप उस लिस्ट में नहीं जाएंगे तब तक इनके मालिकान ऐसे नफरती एंकर्स को अपॉइंट करना नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? राजीव जी, राहुल जी जो बता रहे हैं, खैर मेरे लिए तो एक खबर ही है, क्योंकि मैं न तो सुदर्शन चैनल देखता हूं और न इसको बहुत गहराई से मैंने देखा है कि विज्ञापन किसको किसको जारी हो रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा है तो वाकई बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और तमाम तरह की सरकारों को भी इन सब चीजों के ऊपर एक तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, और उनकी जो एडवर्टीजमेंट जारी करने की जो सूची है उसको निश्चित रूप से रिवाइज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि न तो हमारा है, कम से कम व्यक्तिगत मेरा न तो सुदर्शन चैनल पे है न तो सरकार पर है, लेकिन आप याद कीजिए कि बहुत सारे जो संवेदनशील लोग हैं वो इस चीजों को उठाते रहे हैं। कुछ समय पहले कुछ पूर्व अधिकारियों ने भारत के कम से कम शायद 100 के आसपास कॉर्पोरेट हाउसेस को चिट्ठियां लिखी थी कि आप ऐसे चैनल्स को जो है वो विज्ञापन देना बंद कीजिए जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। जहां तक मेरी याददाश्त सही है तो शायद वो 99 लोग थे, 99 पूर्व अधिकारी थे, जिसमें कुछ IAS थे, IPS थे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जन जागरण वाकई बहुत आवश्यक है। लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और किसको सरकारें हो या कॉर्पोरेट हाउसेज हो किसको विज्ञापन दे रही है, ये बहुत ही सोच समझकर ये जारी करना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो मुख्य जो इसका जो बात है कि कुछ लोगों को 14 लोगों की जो सूची बनी है, तो देखिए हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं लोगों को वाकई में शर्म आएगी या नहीं आएगी। अब ये किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती कि उसको कोई एक संगठन जो है, और वो भी कांग्रेस जैसा संगठन, उसको जो है वो बॉयकॉट करे। हालांकि ये विचार करने का काम भी उन 14 लोगों का है, और उन 14 लोगों के साथ, उन 14 जो एंकर जो है, और उसके साथ उन मीडिया हाउसेस का भी अपने आप की पॉलिसी पर विचार करने का समय आ गया है कि उन्होंने कैसे लोगों को हायर करके रखा है। और इनमें से बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कांग्रेस के रेजिम के ही दौरान ये सब चालू हुए हैं, फ्लरिश हुए हैं। आप याद कीजिए कि जब विज्ञापनों की पॉलिसी कांग्रेस की ओर से भरपूर उनको फ्रीडम भी मिली थी। और जहां तक इनके तो व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मतलब बहिष्कार जैसी चीज के लिमिट तक अगर कोई हाउसेज या कोई भी संगठन या कोई भी लोग गए हैं तो इसका मतलब है कि पानी जो है वो सिर से ऊपर जा रहा है। मैं एक छोटी सी पुरानी घटना की ओर याद दिलाता हूं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी को अच्छे तरह से याद होगा
मुंबई का एक अखबार था महानगर, उस पर शिवसेना के लोगों ने हमला करके लोगों के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ वगैरह की। तो शिवसेना कार्यालय के पास पत्रकारों ने धरना दिया था। अब उसमें देखिए निखिल चक्रवर्ती, एन राम, ये सारे, प्रभाष जोशी, और उस समय फिर एक बात चली थी कि क्या शिवसेना की खबरों का बॉयकॉट करना चाहिए क्या। तो इसके ऊपर बड़े डिबेट हुआ था वहां के प्रेस क्लब में, मुंबई मराठी पत्रकार संघ में, और अंततः लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि हमको सूचनाओं को रोकना नहीं है, ये एक तरह की अघोषित सेंसरशिप हो जाएगी, और पत्रकार संगठन ही अगर किसी भी खबर की या किसी भी संगठन की खबरों को हम रोकते हैं तो ये उचित नहीं होगा। शिवसेना के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, लेकिन आपका झगड़ा पाठकों के साथ नहीं है। हालांकि उस समय तक मीडिया का ऐसा प्रसार नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो समझिए बस उसी समय जन्म ही हुआ था एक तरह से, लेकिन ये माना यह गया कि ऐसी सूचना रोकनी नहीं चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर एक कांग्रेस पार्टी जो है 14 लोगों की लिस्ट बना के बाकायदा जारी करती है, तो इसका मतलब है कि किस स्थिति पर आपने इन सारी चीजों को, आपने पत्रकारिता को ले आया है। इसके कारण मजबूर होकर यह संगठन जो है इस प्रकार का कदम उठा रहा है। अब देखिए समझदार और मूर्ख में क्या फर्क होता है। समझदार को जिस विषय पर शर्म आती है, मूर्ख अक्सर उसके ऊपर गर्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इन 14 लोगों को वाकई जो है इस पे जो है वो शर्म आई होगी। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बताने के लिए कि हमारा हौसला अभी टूटा नहीं है, और लगता है कि आग उगलेंगे, लेकिन इससे न कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत है, न लोकतंत्र में आस्था रखने वालों को किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत है। अंततः सच्चाई जो है वो सामने आएगी। अब देखिए केवल इन लोगों की मोनोपोली नहीं रह गई है खबरों पे, खबरों के दूसरे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। आज हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया के कारण पत्रकार बना हुआ है। एंकर्स अभी भी ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो शायद उनकी इन्फ्लुएंस करने की ताकत है वो पिछले कुछ दिनों से घटी है। हमेशा ऐसा होता रहा है कि आप विरोध करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने विरोधी विचारधारा वाले को भी कोई ना कोई स्पेस जरूर देते हैं, जो इन गोदी मीडिया के 14 एंकरों ने छोड़ दिया है। इसमें और लंबी लिस्ट है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि और बहुत सारे नाम आएंगे। मैं देखिए केवल एक अंतिम बात करके खत्म करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही कहा है कि मीडिया ट्रायल के बारे में सरकार गाइडलाइन बनाए, तो ये उसके केंद्र में जो है ये गोदी मीडिया ही है। सही बात पूछे तो आप रिया चक्रवर्ती वाला मामला देखिए, आप आर्यन खान वाला मामला देखिए, एक तरह से वो सारे के सारे समाज के अंदर जितने भी विषय हैं, जितने भी मसले उठते हैं, वो सही प्लेटफॉर्म पे जाने की बजाय, सही मंच पर जाने की बजाय, वो सारे के सारे ये जो मीडिया हाउसेज हैं वही अपने स्टूडियो में उसका फैसला सुना देते हैं। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल्स के कारण सही निर्णय लेने में कोर्ट को परेशानी होती है। तो सबसे बड़े अपराधी जो है वो इस मामले में भी है कि वो उन्होंने न्याय की प्रक्रिया को ही बाधित कर दिया है हिंदुस्तान में। तो कोई केवल राजनीतिक समाचार नहीं देते, वो हर तरह की चीजें, चाहे वो अगर मुद्रा में 90,000 करोड़ का नशीला पदार्थ उतरता है तो उसकी खबरों को कैसे दबा देना, या आर्यन खान के पास से चुटकी भर अगर, हालांकि बाद में तो ये भी साबित हुआ कि उनके पास से कुछ भी नहीं मिला, उसको उन्होंने बिल्कुल फांसी पर लटकाने की तैयारी कर दी थी। कुल जमा कांग्रेस का एक अच्छा फैसला है, बावजूद इसके कि मैं लंबे समय तक इन तरह के बहिष्कारों में का मैं यकीन नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि संवाद की प्रक्रिया को चालू रखना चाहिए, लेकिन न तो ये मीडिया हाउसेज रह गए हैं, न तो ये पत्रकार रह गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस को ऐसा कोई अपराध भाव नहीं होना चाहिए, अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कोई पत्रकारों का बहिष्कार किया है। सही मायने में ये पत्रकार है ही नहीं। राजीव जी, सही मायने में ये पत्रकार हैं ही नहीं, लेकिन ऐसे मीडिया हाउसेस भी हैं जो बिल्कुल एजेंडे के तहत नफरत फैलाने का काम पिछले लगभग 10-12 साल से करते आ रहे हैं, और उसी रेजिम में जबकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो ये समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चैनलों का बहिष्कार, ऐसे अखबारों का बहिष्कार इंडिया गठबंधन के लिए कह रहा हूं, क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं, फिर आऊँगा विजय शंकर सिंह साहब के पास में। तमाम आप लोगों के विचारों को ज़रा समेटने की वो कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं, आप भी जाते रहे हैं अमलेंदु जी, आप तो ऐसे महान चैनल के महानुभाव के बीच बैठते नजर आए हैं जहां शायद 2-4 शब्द बोलने तो बहुत है, बाकी तो साहब चीखते चिल्लाते रहे ही हैं हमेशा। जिनका नाम अभी ले रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हुआ सब जानते हैं। जी राजीव जी, वो चिल्लाते बहुत ज्यादा है,
और उनको चिल्लाने पे कंट्रोल जो था वो मैं ही कर सकता हूँ, तो मैंने किया है काफी कंट्रोल उनको चिल्लाने पे कुल मिला के। लेकिन बात यह है कि उनकी जिस कार्यक्रम में गिरफ्तारी हुई राजीव जी, जिस कार्यक्रम की वजह से, उस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे हुए थे और उनके सामने उन्होंने सोनिया गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आचार्य प्रमोद कृष्णम का आज भी जाना रुका नहीं है, उस समय भी नहीं रुका और आज भी नहीं रुका। तो ये कांग्रेस जो अपने अंदर घर में जाकर के देखे कि उनके नेतागण कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है, इन एंकर्स के कार्यक्रम के शो में आचार्य प्रमोद कृष्णम जरूर जाएंगे, किसी हाल में नहीं रोक सकेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको, तो वो जाएंगे, कांग्रेस के तमाम लोग जाएंगे। तो ये जो कांग्रेस जो है ये पहले अपने घर को ठीक करे। असल में तपस्या बहुत से लोगों को करनी है राजीव जी वहां भी, और तपस्या वहीं जाकर के पूरी होती है मुझे लगता है। तो ये भी एक संकट है कुल मिलाकर के। लेकिन जो असली बात है वो मसला यही है राजीव जी कि असल में हौसला बढ़ा ही इसलिए है कि उनको दूसरी तरफ से प्रश्रय मिलता रहा है कहीं ना कहीं से जाकर के, और जो देश तोड़ने का एजेंडा है उस पर वो जिस तरीके से काम करते हैं, क्या ये इन लोगों की समझ में नहीं आता है जो इस डिबेट में जाते हैं, खासतौर से प्रवक्तागण, कि आपकी बैठ करके वहां लिंचिंग की जाती है आपको टारगेट करके, जो वो अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये चीज समझने की है। और अगर आज भी नहीं समझ भाई, ये अभी लिस्ट जारी हुई है सिर्फ 14 की, ये 14 ही क्यों है, ये 40 क्यों नहीं है? सवाल तो ये ना कि मतलब कौन सी डिबेट ऐसी है, मतलब किस आप मीडिया समूह का नाम ले सकते हैं जो खासतौर से खास धारा का मीडिया कहा जाता है, कि ऐसी कौन सी डिबेट है जिसमें राहुल गांधी टारगेट नहीं होते हैं, या कांग्रेस टारगेट नहीं होती, या इंडिया टारगेट नहीं होता है। जो प्रस्तावना शुरू होती है वहीं से टारगेट को लेकर के शुरू होती है, जो हेडिंग जो शुरू होता है वो उसी से शुरू होता है टारगेट को लेकर के। तो आप क्यों जाते हैं? लेकिन सवाल नहीं, तपस्या बहुत से लोगों को करनी है। तो दिक्कत राजीव जी यही है। दूसरी बात यह है कि जो मीडिया से आए हुए लोग हैं वो अगर नेता बन जाते हैं तो दिक्कतें उनके साथ भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो मीडिया घरानों से आए हुए लोग अगर नेता बनेंगे तो वो उसी तरीके से वहां भी अपने कुछ संबंधों को निभाएंगे। मुझे लगता है कि दोनों शिफ्ट अलग हैं, और अगर आपको राजनीति में करनी है या राजनीति में आगे, हालांकि मुझे लगता है पत्रकार को राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए, और अगर चले भी जाते हैं धोखे से तो फिर पत्रकारिता के अपने जो जरासीम है, जो कीड़े हैं, वो फिर रख के आने चाहिए घर पे, फिर आप शुद्ध तरीके से राजनीति कीजिए। लेकिन वो हो नहीं पाता है। असल में दिक्कत यही है कि आप फिर ना पत्रकार रह जाते हैं ना राजनेता रह जाते हैं। ये बड़ा संकट है राजीव जी। तो ये कुल मिलाकर ये बहुत सी चीजें हैं। तो अब जो असली मामला है राजीव जी वो यही है कि सिर्फ इन 14 एंकर्स पे लगाम से नहीं होगा, और जो मीडिया घराने हैं जिनको आप पल्लवित पोषित कर रहे हैं, जिनको आप पैसा दे रहे हैं, जिनको आप विज्ञापन दे रहे हैं, उन पर भी आपकी तरफ से रोक लगनी चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितनी जगह हैं और इंडिया गठबंधन की कितनी सरकारें कितनी जगह हैं। तो ये सब मिलाकर की चीजें, यानी आप उस एंकर पे तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस एंकर का मालिक जो है आप उसके लिए पाउड बिछा करके खड़े होंगे, उसका आप स्वागत करेंगे। तो ये जो चीजें ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि व्यापक तरीके से इस पे बात करने की आवश्यकता है, सिर्फ मीडिया एंकर्स की नहीं बल्कि इनके मालिकान जो है इनका भी बहिष्कार करने की आवश्यकता है, और समग्र नीति बनानी होगी कि चुनाव तक हम कहीं जाएंगे ही नहीं। आपको चला रहे एजेंडा, आप चलाते रहिए, हम अपनी बात कहेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। और सोशल मीडिया आज इतना ताकतवर है राजीव जी कि आप वहां 1 घंटा जाकर के बैठते हो उस टीवी चैनल पे, उस एक घंटे में आपको बोलने दिया जाता है 1 मिनट, और 59 मिनट की जाती है आपकी लिंचिंग। और सोशल मीडिया पे अगर आप 1 घंटा 10 मिनट बात करते हैं तो आपकी 10 मिनट पूरी बात होती है। तो ये अंतर समझना होगा। मुझे लगता है कि इस पे चल के आगे काम करना होगा, और ये अच्छी तरीके से समझ लेना होगा कि इस मीडिया पे जाकर के आप अपनी बात कह करके भी आप अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, वहां आपका पक्ष नहीं आएगा किसी भी तरीके से। तो जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, मुझे लगता है कि ये कार्य इस तरीके की चीजों से बहुत ज्यादा कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन ये पहले कदम के तौर पे इसका स्वागत किया जा सकता है कि ये पहला कदम है, और आगे और नाम जुड़ेंगे, इसकी जो है आशा की जानी चाहिए राजीव जी। बिल्कुल, बहुत गंभीर चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं, और हम सबके बीच अभी जो ऐसे हाथ रख के बैठे हुए थे, मतलब प्रशांत टंडन जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है टेलीविजन की दुनिया में, और इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ क्या चलता है। तो प्रशांत टंडन जी के पास दोबारा आऊंगा तो जरूर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ इन चीजों को एक्सपोज करना जरूरी। आज जब इंडिया गठबंधन ने इन 14 एक बात तो बता दी है जिसमें इंडिया गठबंधन की तारीफ करनी होगी, और खूब तारीफ करनी होगी, कि आज की तारीख में सिंह साहब, आज की तारीख में इतनी हिम्मत तो किसी गठबंधन में है कि पत्रकारों की लिस्ट, सूची जो है वो चस्पा कर दे दीवार पे और कहे कि इनके कार्यक्रम में नहीं जाना है। पहले तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी, कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई, और जब इतनी हिम्मत दिखाई है तो आगे जो हम लोग कह रहे हैं वो सब भी होगा।
इसमें से कोई भी जिस भी चैनल में काम कर रहा है, हर चैनल को कांग्रेस की तरफ से खूब विज्ञापन दिए जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों की तरफ से 4 ही सरकार हैं अभी, लेकिन खूब विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज तक से 2 हैं, चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी, और आज तक में छत्तीसगढ़ सरकार के कितने विज्ञापन आते हैं देखिए, प्राइम टाइम के समय विज्ञापन आते हैं। तो ऐसे और भी हैं, कितनों के नाम लें छोड़िए, लेकिन सुदर्शन का तो नाम यहां हमारे साथी राहुल लाल जी ले ही रहे थे। तो ये बात समझनी होगी, लेकिन बधाई के पात्र हैं इंडिया गठबंधन के लोग, जिन्होंने कम से कम 14 की लिस्ट तो जारी की। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लिस्ट जारी करें ना करें, लेकिन अपने प्रवक्ताओं की लिंचिंग करवाने के लिए और भी कहीं मत भेजिए, जहां वो 1 घंटे के या 40 मिनट के प्रोग्राम में 1 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं और बाकी बचे समय सिर्फ उनकी लिंचिंग होती है। आना चाहता हूं, आपके विचार बहुत गंभीरता के साथ आप सुन रहे हैं, हम तमाम लोगों के विचार। विजय शंकर सिंह साहब, कैसे देखते हैं आप सब कुछ बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या अब जो पवन खेरा साहब कह रहे हैं, फिर से आना चाहता हूं, और बहुत गंभीर बात वो कह रहे थे उस वीडियो में जो जारी किया उन्होंने, कि देश में जो नफरती तत्व हैं उनको हमको दूर करना है, और देश में एक ऐसा माहौल बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए, क्रिएट करना है जहां प्रेम हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो। आपको लगता है कि उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये गठबंधन? बिल्कुल, मैं अपनी बात प्रशांत जी की ही बात से शुरू करूंगा कि जेनोसाइड, नरसंहार की जो आइडिया है वो सबसे पहले दिमाग में उपजती। हम तलवार लेकर सड़क पर बाद में निकलते हैं, सबसे पहले मन में ये बात होती है, और अपराध की भी शुरुआत दिमाग से ही होती है। इसीलिए अपराध के लिए कहा गया है कि आपके मन से ही आपकी जो नीयत है वो स्पष्ट होनी चाहिए, और नीयत दिमाग में। पिछले 9 साल या 10 साल अब पूरा हो रहा है, ये जो गोदी मीडिया जिसे कहा गया है, मुझे नहीं पता ये नाम किसने रखा है, लेकिन जिसने भी रखा होगा बड़ा सही नाम रखा है। गोदी मीडिया का उद्देश्य क्या रहा? आप आज से 2 साल पहले आप देख लीजिए, इनकी डिबेट में जो गेस्ट आते थे, शुरू में मैं भी देखता था और नियमित देखता था। उसमें कौन कौन होते थे? एक तो बीजेपी का प्रवक्ता होता था, एक आरएसएस का कोई चिंतक होता था, मोस्टली राकेश सिन्हा साहब उसमें तशरीफ लाते थे, जो आजकल एमपी हो गए हैं। इसके अलावा एक बाहरी व्यक्ति होता था जो मुस्लिम मौलाना हुआ करते थे, एक कोई और हुआ करते थे, एक कोई एक्सपर्ट हुआ करता था। उसमें क्या बात आती थी? उसमें कोई ऐसी बात नहीं आती थी जिस पर गंभीरता से विचार किया जाए। उस पर यही आती थी हिंदू मुस्लिम की बात, और यह हिंदू मुस्लिम की बात एक एजेंडा किसका है? ये सरकार का एजेंडा है। सरकार से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि इनके पास और कोई एजेंडा न तब था, न अब है, न आगे होगा। विकास इनका कोई एजेंडा नहीं है, विकास के बारे में कभी सोच नहीं सकते, आर्थिक स्थिति पर इनका कोई अध्ययन नहीं है, और इनका जो थिंक टैंक आरएसएस है, तो 100 साल में उसका मुझे एक भी ऐसा पत्र दिखा दीजिए, पत्र से मेरा मतलब रिसर्च पेपर टाइप का, जिस पर इन्होंने आर्थिक स्थिति पर अपनी बात कर रखी हो। कैपिटलिज्म पर ही बात कर लें, ये दक्षिणपंथी राजनीति की बात कर लें, दक्षिणपंथी आर्थिक स्थिति पर ही बात कर लें, उस पर भी ये कुछ नहीं है। तो आप किसी से भी पूछिए, घूम फिर के सारी बहस के बाद अंत में कह देगा कि साहब मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं, उनकी आबादी बहुत बढ़ रही है, और 4 शादी और 40 बच्चों की बात तो कहेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति की बात नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो माहौल बन रहा था, वो पूरे के पूरे एक समाज करने का माहौल था। बात 80-20 की कही जा रही थी। 80-20 आर्थिक विषमता से न लें, 80-20 आप इस रूप में लें कि हिंदू और मुस्लिम है। खुलेआम वोट के दौरान कहा जा रहा था कि हमें 80 का तो वोट चाहिए, 80 को हमें, लेकिन ये भूल जा रहे थे कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। तो ये जो एंकर कर रहे थे, ये इनका राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की तरह से, प्रचार भूमि की तरह से अपनी बात कर रहे थे। इनका कोई एजेंडा पत्रकारिता या मीडिया का नहीं था। प्रशांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर तरीके से इसको समझ रहे होंगे। और ये जो कह रहे थे ये देश के कानून के खिलाफ भी है। आप एंकर होकर, आप टीवी में बैठ के, आप एक ऐसे सार्वजनिक माध्यम पर जिसका बहुत व्यापक असर पड़ रहा हो, आप सांप्रदायिकता फैलाएं, आप नफरत फैलाएं, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी
आपकी विकृति है और ये मानसिक विकृति है। और इस पर कानून का उल्लंघन इस प्रकार है कि हर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुंडों की लिस्ट होती है। उसमें तरह तरह के गुंडे होते हैं, दुपहरे होते हैं, जैसे जो चक्कूबाज इस तरह के गुंडे होते हैं। उनमें एक लिस्ट होती है सांप्रदायिक तत्वों का रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है सांप्रदायिक तत्वों का। उसमें उस इलाके के उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं। और ये कैसे तय होता है, ये उनके बयानों से तय होता है। कहीं उन्होंने सार्वजनिक दिया, कहीं उन्होंने कोई मीटिंग कर दिया, कहीं उन्होंने इस तरह का कोई जुलूस निकाल दिया, उसको लेकर उनके नाम उसमें लिखे जाते हैं और उनकी बार बार निगरानी होती है। और जैसे ही शहर की फिजा खराब होती है, जैसे ही ऐसा लगता है कि अब कुछ मामला गड़बड़ होगा, इन लोगों की निगरानी की जाती है। मैं कई बार अपने फेसबुक पोस्ट में वैसे ही मैं लिखता रहा हूं कि ये जो एंकर हैं, एक्चुअली इन्हें पुलिस की निगरानी की जरूरत है। ये सांप्रदायिक तत्व बन चुके हैं और किसके इशारे पे बने हैं? निश्चित रूप से सरकार के इशारे पे बने हैं। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहीं कहा था, तो उन्होंने कहा था कि पीएमओ से एक व्हाट्सएप आता है। वो व्हाट्सएप कौन देता है मुझे नहीं पता, कोई मिस्टर जोशी है जो भी हो, वो व्हाट्सएप देते हैं। वो सुबह सुबह बताते हैं कि आज इस पर डिबेट होगी, आज इस पर एजेंडा तय होगा, आज आपको ये कहना है, आज पीएम के पक्ष में ये कहना है, खिलाफ ये कहना है। ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मैंने सुना है। तो ऐसी स्थिति में जिस पत्रकारिता से कर सकते हैं, तो ये देर से उठाया गया बहुत अच्छा कदम है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि इसको लागू भी करना होगा। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो ये एक तमाशा और खुश हो जाएगा, फिर इसका मजाक मोदी मीडिया ही बनाएगा और यही कहेगा कि हम बिल्कुल सही थे, आप गलत थे, आपने हमें तब तो प्रतिबंधित किया और अब आप खुद मेरे यहाँ आ रहे हैं। रासवाल विज्ञापन का ये पहले दिन से बंद हो जाना चाहिए। एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर हेट स्पीच हो रही है तो इस हेट स्पीच पर सबसे ज्यादा अगर इस समय सख्त रूप किसी का है तो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हेट स्पीच के बारे में 100 मोटो मुकदमा लिखिए। पुलिस से कहा आप खुद लिखिए, कोई मुकदमा लिखा है न लिखा है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले हम लोग जब शुरू की नौकरी में थे, जब हम लोग डीएसपी थे और शुरू नौकरी में थे, तो जो भाषण हुआ करते थे उन भाषणों की डायरी बनती थी। तब हमारे पास टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, वो उनके कुछ भाषण रिकॉर्ड किए जाते थे और उसको लौट कर उसमें उन अंशों को छांटा जाता था जो कुछ आपत्तिजनक है, उसको लेकर उनकी डायरी बनती थी और उस आदमी की डायरी में वो लिखा जाता था ताकि उसके खिलाफ कभी कार्रवाई करनी पड़े तो वो एक सबूत के रूप में आए। अब चूंकि अब उतनी जटिलता नहीं है, अब तो बहुत आसान सी चीज हो गई है, सबके पास अपने कैमरे हैं, स्मार्टफोन है, सब लोग अपना कवर कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप इस मामले में कोई सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। और अमरिंदर जी ने बहुत सही कहा कि आपको ये लालच छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मोदी मीडिया के इन एंकर जिनका आपने नाम लिया है उनके यहाँ जाते हैं तो आपके इस बहिष्कार का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके इस पन्ना कागज का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब तभी रहेगा जब बहिष्कार हो और आप उस परंपरागत मीडिया से हटके आप सोशल मीडिया पर शिफ्ट करिए। आप अपने यूट्यूब चैनल निकालिए, और भी बहुत सी यूट्यूब चैनल हैं जो जनता की बात कहते हैं, आपकी बात कहते हैं, आप उस पर आइए और लोगों तक जाइए। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों का भरोसा अब मोदी मीडिया से हट चुका है। इन चैनल जिनके आप नाम बता रहे हैं इनसे हट चुका है और ये कहीं अगर पब्लिक बीच में जाते हैं तो इनको श्रीराम शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। मोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो विज्ञापन भी देना बंद होना चाहिए, बहिष्कार भी कायदे से होना चाहिए, इसका अनुपालन भी होना चाहिए। और सीधी सी बात है, ये लड़ाई सिर्फ मीडिया की नहीं है, मीडिया एक तंत्र है। ये तंत्र इस रूप में है कि इस देश का सामाजिक ताना बाना बिखरे, इस देश में सामाजिक ताना बाना बिखरे और दंगे का माहौल बने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, इसलिए ये सब हो रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या यहीं पे फुल स्टॉप है या आगे भी कुछ है? हम लिख रहे हैं बीजेपी के खेल पर इंडिया का फुल स्टॉप। क्या यही फुल स्टॉप है या आगे भी कुछ है, स्वामी जी? नहीं, देखिए, जो अभी तक जो चर्चा हुई उससे ये पता चलता है कि देखिए कुछ एक अनमस्यता तो कांग्रेस के अंदर है। क्योंकि देखिए, हम ये भी आश्वासन राजीव जी चाहते हैं और ये ठोस आश्वासन चाहते हैं। आज के तारीख में जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन पूंजीपतियों से संघर्ष कर रहे हैं, उन मीडिया हाउसेस से संघर्ष कर रहे हैं
जो कि एक प्रकार की देश की गरीब जनता और मध्यम वर्ग जनता का शोषण करके सारे साधन अपने पास ले जा रहे हैं। तो हमें यह आश्वासन चाहिए इंडिया गठबंधन से कि कहीं ऐसा ना हो कि अप्रैल मई के बाद जब आपका शासन आए तो इन लोगों को आप फिर प्रश्रय दें और इनका सहयोग करें। क्योंकि देखिए, मैं एक शिक्षक के रूप में और राष्ट्रभक्त के रूप में जो चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा देश जो है जैसा बिल्कुल परंपरागत रूप से एकजुट रहा, हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता रही है और हमारे देश का जो सबसे गरीब जो एक दरिद्र नारायण है, अगर उसकी तरफ आपने आज, ठीक है राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से उस गरीब आदमी से मिल रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, उसको घर में बुला रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये परंपरा कायम रहे। क्योंकि ये जो नैरेटिव बन रहा है कि आज के तारीख में एक ऐसे लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं जो कि केवल पूंजीपतियों की, अमीरों की बात करते हैं, गरीबों और मध्यम वर्ग की बात नहीं करते। मैं ऐसा भारत 7 महीने 8 महीने के बाद देखना चाहता हूं जहां पे ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जिन्होंने अरबों करोड़ों की संपत्ति अपने पास जमा की है, विदेशों से किस प्रकार का शोषण किया है, गरीब लोगों को गरीब बनाया गया है और अन्नदाता को जिस प्रकार से गरीब बनाया गया है, देश की 60% जनसंख्या को जिस प्रकार से गरीब बनाया गया है, तो मैं ये आश्वासन इंडिया से चाहता हूं जो अपनी भोपाल की पहली मीटिंग करें, उसमें ये आश्वासन दें जिन लोगों ने शोषण किया है, जिन लोगों ने भी धार्मिक विद्वेष पैदा किया है, जिन्होंने भी सोशल मीडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान और हम जो देशभक्त लोग हैं उनको अपशब्द कह के बांटा है, इन सब पे सजा होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर इन लोगों को सजा देनी शुरू हो गई उन राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इन लोगों को ये पता चल जाएगा, एक मैसेज मिल जाएगा कि ये सजा पाएंगे 7-8 महीने के बाद, हतोत्साहित होंगे। और जो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि आप जितना ज्यादा धार्मिक विद्वेष पैदा करेंगे उतने आप हमारे स्वामी भक्त हैं, लोगों इसमें हतोत्साहित होंगे, वो देश को तोड़ने की बात आगे नहीं करेंगे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट जो विश्लेषक हैं वो हो। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी, किसी भी वर्ग का आदमी जो धार्मिक और सामाजिक विद्वेष, जाति विद्वेष पैदा करता है, इतना कठोर दंड उसको मिलना चाहिए जिससे दोबारा उसकी हिम्मत ना हो और मेरा देश अक्षुण्ण रहे, 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह देश को आगे बढ़ाएं। जी, एक परिवार और उस परिवार में प्यार हो, मोहब्बत हो, नफरत ना हो। और शायद इसीलिए, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि टेलीविजन चैनल देख रहा हूं और टेलीविजन चैनल देखकर तुम जैसे लोगों को मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो और गोली मार देता है। ट्रेन की बात कर रहा हूं, पिछले दिनों जो हुआ वो ये नफरती बोल या नफरती अंदाज या मन के अंदर नफरत, ये अगर टीवी चैनल के एंकरों ये उन तक, ऐसे दर्शकों तक अगर आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और शायद यहाँ 14 जो लिस्ट में जो 14 लोगों, 14 एंकर्स हैं और यहाँ से शुरुआत अगर है तो आगे शायद और भी हो। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आप लंबा वक्त आपने गुजारा है टेलीविजन चैनल में और इसलिए आपसे बेहतर, जो अभी कह रहा था, हम लोग इतने 7 लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं, 8 लोग मुझको लगा के चर्चा कर रहे हैं और आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अमलेंदु जी और राहुल लाल जी तो अपनी बात कह ही रहे थे, लेकिन चूंकि आप ऐसे शोज को, ऐसे डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, वन ऑफ द एडिटर, टॉप पोजीशन पे रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि तब और अब में क्या फर्क आया है और जो कुछ आज हो रहा है इसके बाद अंदर खाने क्या कुछ चल रहा होगा, न्यूज रूम में क्या कुछ चल रहा होगा, मीडिया के मालिकान क्या कुछ सोच रहे होंगे, कुछ तो चल रहा होगा। जरा आपका नजरिया, आप क्या कुछ देख रहे हैं बाहर रह करके, अंदर क्या कुछ चल रहा है? मैं कई इन चैनलों में, जो चैनल हैं आज की तारीख में जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनमें संपादक रहा हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ राजीव जी, ये लोग यही मालिक थे और मुझे एक बार भी फोन नहीं आया किसी मालिक का कि ये हटाना है, ये करना है, या इसको लाओ, इसको नहीं लाओ, या ये बात करो। संपादक के तौर पे जो मैंने किया वो मेरे अपने फैसले थे, हमारी टीम के फैसले थे। तो ये 2014 के बाद ये स्थिति बदली है
तब मैं वहां नहीं था, लेकिन देश में मीडिया का एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई में मीडिया का बड़ा रोल है। हमारे लगभग सभी बड़े आज़ादी के सिपाही महापुरुष, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो नेहरू हो, भगत सिंह हो, ये सब अखबार नवीस थे, सब पत्रकार थे, सबने अखबार निकाले अपने में। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास पत्रकारिता का रहा। इन लोगों ने इसको कलंकित किया है। जो अभी आपने जिक्र किया कि वो ट्रेन पे जिसने मारा, इस पिछले 9 साल 10 साल में जितने भी हेट क्राइम हुए हैं, जितने लोगों की जानें गई हैं दंगों में, मैं उसमें बड़ा रोल इन लोगों का मानता हूं, क्योंकि इन्होंने दंगों की मानसिकता तैयार की है, हिंसा की मानसिकता तैयार की है इन लोगों ने, और रोष तैयार की है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम पे चर्चा नहीं है, हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो रही है। कोरोना आया, आप देखिए कि कोरोना के वक्त भी कोरोना जिहाद, हर चीज का जिहाद ले आते हैं। तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके ही पिछले 9 साल से अपना काम कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर कांग्रेस या आरजेडी या डीएमके या कोई और पार्टी जिसकी सरकारें हैं, वो इनको बहुत विज्ञापन भी दे दें, तो भी ये इनके खिलाफ ही काम करेंगे। ये वैचारिक रूप से वहां चले गए हैं, तो इसमें कोई असर नहीं दिखाई देगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इनके नफरती जो एजेंडा है इसमें कोई कमी आएगी। लेकिन हाँ, वो एक इको चैम्बर में चले जाएंगे। अगर वहाँ विपक्ष के लोग नहीं होंगे तो वो इको चैम्बर में चले जाएंगे, और उस इनके पूरे प्राइम टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इनकी टीआरपी जो है, देखिए टीआरपी आती है मुर्गे लड़ाई कराने से। अब ये मुर्गा लड़ाई के लिए बहुत सारे जो है वो किराए के मौलाना भी मिलते हैं, वो भी चले जाते हैं स्टूडियो में पैसे लेकर। उसमें अलग अलग प्रकार की डील भी हैं कि गाली खाने का इतना पैसा और मार खाने का इतना पैसा। तो वो चीजें उपलब्ध रहेंगी इनके पास। इस तरीके के किरदार, कैरेक्टर्स समाज में तमाम तरीके के लोग हैं। तो लेकिन कुछ कमी जरूर आएगी, और हेट स्पीच के खिलाफ एक वातावरण बनेगा। विपक्षी पार्टियों को देखिए 2-3 चीजें करनी चाहिए यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। एक, अब आपने अगर इतना बड़ा फैसला ले लिया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिविस्ट हो जाएं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां ये एक्टिविस्ट नहीं हो सकती। इनको मीडिया की जरूरत है। तो इनको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी होगी। वो स्मार्ट स्ट्रेटजी, अब आपने इतना बड़ा कदम लिया है, तो पहली बात कि आपको इमीडिएटली जो मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, खासकर इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के, इनको क्राइसिस मोड में जाना चाहिए। क्राइसिस है, इन्होंने अपने लिए भी क्राइसिस क्रिएट की है कि अब हमला और तेज होगा तो उसको काउंटर कैसे करना है, बड़ी लकीर कैसे खींचनी है, वो क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होगा, एक बात। दूसरी बात कि 11 जगह सरकारें हैं जी। 11 जगह सरकारों का मतलब है 11 जगह पुलिस है। मैं पुलिस के उस तरीके के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूं जैसा कि मोदी सरकार सीबीआई इनकम टैक्स की कर रही है, लेकिन जो जायज मामले हैं, जहां पे उस प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो अगर उन प्रदेशों का सामाजिक सौहार्द इनके कंटेंट की वजह से बिगड़ रहा है, तो उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जैसे सुधीर चौधरी के खिलाफ इन्होंने एफआईआर किया। बाज़ाहिर सी बात है कि कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों से एक सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। सरकार आई, सरकार ने गिरफ्तारियां की, अचानक जो है वो सांप्रदायिकता का माहौल, नफरत का माहौल कम हुआ, और कैसे कैसे कहानियां सामने आ रही हैं। एक महिला जो सांप्रदायिक भाषण देती थी,
वो टिकट भी बेच रही थी एक व्यापारी को, कई करोड़ रुपए की ठगी कर ली उसने, उसको कल गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। उसका साथी एक कबाब बेचने वाला भी है, कुछ और लोग भी हैं, पूरा एक रैकेट चल रहा था। तो एक तो ये कि ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्या बीजेपी में पैसा दे के टिकट लिया जा सकता है, और दूसरा कि वो गिरफ्तार हुई है कोई महिला। तो एक तो विपक्षी पार्टियों को काउंटर मीडिया स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उनका संदेश जनता के बीच जाए, उसमें कोई कमी नहीं आए, उनका पक्ष जाए। दूसरी चीज है कि मीडिया के 11 जगह इनके सरकारें हैं, तो 11 जगह विज्ञापन भी है। जरूरत पड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे तीर एक साथ चला देने चाहिए, जरूरत पड़े तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा कि देखिए पूरी दुनिया में, फ्रांस में खासकर, इंग्लैंड और फ्रांस में एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन चला, नो टू डोंट स्पॉन्सर हेट स्पीच जी। और वो हेट स्पीच को जो स्पॉन्सर करने वाले कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको वो नेम और शेम करने लगे। कई सारे बड़े जो एफएमसीजी के या वॉशिंग मशीन बनाने वाले या मोबाइल फोन कंपनीज, उन्होंने उन चैनलों पे अपने विज्ञापन देने बंद कर दिए जिन्होंने जो हेट स्पीच चलाते थे। भारत में भी ये हुआ है, टाइम्स नाउ को विज्ञापन देना एक ग्रुप ने बंद किया था हेट स्पीच की वजह से। इसका कैंपेन होना चाहिए। और तीसरी एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि एक डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करना चाहिए मीडिया के बारे में। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन का सोच क्या है, कैसे कानून आप लाना चाहते हैं, और आप इंटरनेशनल कानूनों की के हवाले से आप बात करें कि अमेरिका में कैसे कानून है, यूरोप में कैसे कानून है, आप वहां पे एंटी ट्रस्ट कमीशन कैसे काम करता है यूरोपियन यूनियन का, आपका कंपटीशन कमीशन क्यों नहीं ऐसा काम करता, प्रेस काउंसिल जो एक्ट है उसमें क्या कमियां हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आना चाहिए विपक्ष की तरफ से मीडिया के बारे में कि मीडिया में जो क्रॉस ओनरशिप है, क्रॉस मीडिया ओनरशिप है, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं है कि एक ग्रुप का टीवी चैनल भी, अखबार भी है, वेबसाइट भी है, और उसके पास विज्ञापन वाली कंपनी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। ये दुनिया में कहीं और नहीं है विकसित लोकतांत्रिक देशों में, ये भारत में ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई न्यूज चैनल नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट का कोई न्यूज चैनल नहीं है। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। तो ये कानून हमारे यहाँ बनने चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट लाएं और एक देश में मीडिया के बारे में विमर्श पैदा हो, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा ही केवल नहीं है, लोकतंत्र इसके बगैर संभव ही नहीं है। तो ये जो लोग हैं, जो 14 लोग हैं और जो और लोग भी हैं, ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं। बिल्कुल। और अच्छा काम है, और इसमें नागरिकों को, पत्रकारों को, सबको साथ देना चाहिए इस मुहिम में। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात और भी है जो डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे समझूं। आखिर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, और चुप्पी जो है कई मसलों पे है। और अभी रिसेंटली हमने देखा जो अनंतनाग की घटना है जिसमें 3+1 4 जवान शहीद हो गए। ये चुप्पी क्यों डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जहां आप हैं बीना गए, और भव्य स्वागत ही नहीं, वहां भी फूलों की बारिश हो रही थी, वहां भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, रैली हो रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां भी, लेकिन एक शब्द भी अपने संवेदना के नहीं प्रकट करते हैं, वे श्रद्धांजलि प्रकट नहीं करते हैं। तो क्या कहा जाए, क्या माना जाए? राजीव जी, ये श्रद्धांजलि अर्पित करने की जरूरत इसलिए उन्हें महसूस नहीं होती क्योंकि भावनाओं के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर वे शून्य हो चुके हैं। मणिपुर में भी एक सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हुई है आज अपनी ड्यूटी करते हुए। उन्हें भी श्रद्धांजलि देने की जरूरत थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं की। मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं।
आज की इस चर्चा से जुड़ी हुई। जी। एक बात तो ये कि इंडिया गठबंधन ने जो फैसला किया है इसका बहुत व्यापक लक्ष्य है। मुझे नहीं लगता कि 14 एंकर या टीवी चैनल पर या ये प्रतिबंध है। दरअसल जो बात कांग्रेस लगातार कहती आ रही कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हम बोलते तो चैनल वाले माइक तो संसद का माइक बंद कर दिया जाता है, हमारी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, ये बात कांग्रेस के नेता बार बार कह चुके हैं। अब जो मामला है, इस प्रतिबंध का राष्ट्रव्यापी असर यह होगा कि एक आम आदमी ये समझ जाएगा कि ये भोंपू विज्ञापन है, गोदी कंपनियां हैं, गोदी चैनल हैं, गोदी मीडिया है, ये इतना खराब है, इतना खराब है कि एक संगठन ने, जो देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन, इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। मतलब इनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। तो ये एक व्यापक संदेश जाएगा लोगों में, और लोग जो आंख मूंद कर भरोसा करते रहे हैं, कई लोग हैं जो भरोसा, वो सोचेंगे कि क्या ये भरोसे के लायक लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, वे उन पर भरोसा करने के पहले सोचेंगे। और मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन का ये फैसला है, ये व्यापक परिप्रेक्ष्य में वही है कि संसद में आप हमें बोलने नहीं देते, संवैधानिक संस्थाओं को आपने खरीद रखा है, मीडिया पर आपका नियंत्रण है, तो आम आदमी की आवाज कहां जाएगी। और ये मीडिया जो जनता का मीडिया कहा जाता है, मास मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया भी जनता की बात नहीं कहता, तो हमने उनके बहिष्कार का फैसला किया। दूसरी बात, जो इनके एंकर्स हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता की जगह ले चुके हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इनके मन में भी कुटिलता उससे कहीं अधिक आ गई। जब प्रतिपक्ष के प्रवक्ता होते हैं, इंडिया समूह के प्रवक्ता होते हैं, तो ये वहां भी वही शरारतें करते हैं, कभी माइक बंद कर देते हैं, कभी म्यूट कर देते हैं उसकी बात, कभी शोर इतना आने देते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता या कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात ही नहीं कह पाते। तो इस तुच्छाई के या निचलेपन के इस स्तर तक ये लोग जा चुके हैं। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो बड़े वफादार हैं, ये न केवल अपनी कंपनी की वफादारी करते हैं, बल्कि हर साल 2 बार 3 बार कोई ना कोई इवेंट करते हैं जिसमें तमाम सरकारी नेताओं को, मंत्रियों को बुला बुला के उनकी जय जयकार करते हैं, उनके बयानात दिखाते हैं कि हमने कितना क्रांतिकारी काम किया, हमने इतना क्रांतिकारी काम किया कि भारत स्वर्ग हो गया है और हम अमेरिका से आगे निकल गए। हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कि इंदौर की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। अब पता नहीं वो कहां की सड़क देखी उन्होंने, लेकिन उसे प्रचारित किया जाता है। तो अब लोग समझ जाएंगे कि ये प्रचारित क्यों हो रहा है। और ये जो दल बदलू टाइप एंकर हैं, जो दल बदलू ही कहूंगा मैंने, क्योंकि ये पत्रकार नहीं है, ये पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो दुष्यंत कुमार ने इनके बारे में एक शेर कहा है और वो बहुत मौजू है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। और इसी का एक शेर है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। तो ये झुनझुने हैं, इन पर बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये ठीक ही निर्णय है। और इसके व्यापक अर्थ हैं, मैं उसे व्यापक अर्थों में देखता हूं कि 14 लोगों पर या 8-10 चैनलों पर प्रतिबंध नहीं है। ये एक आम जनता को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को संदेश है कि इस देश में मीडिया ईमानदार नहीं है और हमने उस भ्रष्ट मीडिया के लोगों का बहिष्कार किया है। और ये संदेश आम आदमी तक जाएगा और ये एक बड़ा लक्ष्य होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य होगा और होना भी चाहिए। 14 एंकरों की सूची में जो नाम है, एक सूची, एक लिस्ट जारी होती है, उसमें 14 एंकर जिनका बहिष्कार करने का फरमान जारी किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। मीडिया विंग जो उनका है, मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उसने फैसला लिया है। लेकिन ये सिर्फ 14 एंकर तक ही मामला रहेगा या मामला आगे बढ़ेगा, और इसको लेकर के क्या पैगाम, क्या मैसेज देने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ पैरेलली चर्चा में ये भी मोदी ने अभी तक श्रद्धांजलि अर्पित क्यों नहीं की, 2 बोल श्रद्धांजलि के क्यों नहीं लिखे, और बात अनंतनाग में जो कल घटना घटी है उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसे हम कह भी रहे थे, जरा राहुल लाल जी, G20 की बैठक के बाद सफल आयोजन करवा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफल आयोजन के लिए देश के लिए गौरव की बात है।
आप अपना काम अच्छा करते हैं और अपने ऑफिस में जाके अपना स्वागत सत्कार करवा लेते हैं। यही तो हो रहा है लगातार। अपने ऑफिस में गए, स्वागत सत्कार करवाए, फूलों की बारिश करवाए, लेकिन इसी बीच, क्योंकि ये देश, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं, इस देश में अगर इसी बीच ये घटना, एक ऐसी घटना सामने आती है जिस पर आपको तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए, क्या पुलवामा की तरह का मामला दिखाई नहीं देता? ये बिल्कुल ये मामला मैं स्तब्ध हूं। जब से घटना घटी है और सरकार की जो चुप्पी है वो बार बार मुझे पुलवामा की तरफ सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि आखिर देखिए, पुलवामा के घटनाक्रम में वहां के जो राज्यपाल महोदय मलिक साहब, उन्होंने तो बाद में खुलासे किए। कई सारे पत्रकार मित्रों ने पहले ही कई तरह के जो है कि खुफिया अलर्ट की बड़ी सटीक, कम से कम 16 खुफिया सूचनाएं थी पुलवामा को लेके, और उसमें कुछ तो बिल्कुल सटीक सूचनाएं थी। तो उसके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो सवाल बाद में सतपाल मलिक ने भी उठाया कि भाई कम से कम आप उन्हें हवाई रास्ते से भेज देते। वो पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें कि जितने स्पेसिफिक सूचनाएं थी, उन सूचनाओं के बावजूद भी उसको गंभीरता से नहीं लेना और घटना को घट दिए जाना। और जब घटना घटती है तो प्रधानमंत्री उसके बावजूद, जो अभी उनकी चुप्पी है, वो हम लोगों ने उस दिन भी कुछ घंटे की चुप्पी उनकी देखे थे, जो उसमें वो शूटिंग में व्यस्त थे, एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल के साथ शूटिंग में प्रधानमंत्री व्यस्त थे। अब तो प्रधानमंत्री कई घंटे घट चुके हैं और इस बार की स्थिति तो और गड़बड़ रही कि एक तरफ लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे और एक तरफ आप फूलमाला जो है कि अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं। जिस सेना के माध्यम का पूरा श्रेय, जो सोचिए कि पुलवामा के प्रकरण से, सेना के प्रकरण से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी सरकार 2019 में बनाई, उस सरकार के प्रति इनका रवैया कितना असंवेदनशील है। मैं तो इनके बातों से परेशान हो जाता हूं। अब जम्मू कश्मीर की सरकार कह रही है कि आतंकवादियों के जो है कि बड़े संख्या में आतंकवादी जम्मू कश्मीर में है और उनके 4000 से ऊपर ज्यादा संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। अब आज के समय में जम्मू कश्मीर सरकार ये बयान दे रही है, जबकि अभी जब 370 पर सुनवाई हो रही थी, वहां पे उन्होंने एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वहां पे तो आतंकवाद पे पूरा कंट्रोल कर लिया है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में सच बोला था या फिर आप अभी सच बोल रहे हैं? तो जो पूरा मामला है, आखिर देवेंद्र शर्मा जो वो पुलिस के अधिकारी थे, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको कौन है जो बचा रहा है? ये सवाल अब तक जो है कि पूछे जा रहे हैं। इतने सारे विस्फोटक लेके कोई कैसे पहुंच गया था पुलवामा के प्रकरण में? पुलवामा के मामले की पूरी जांच की रिपोर्ट कहां पे है? वो सोचिए, हम लोग विपक्ष पूरा पूछ के थक गया, हम लोग भी पूछ के थक चुके हैं, उसका कोई उत्तर नहीं है। और कहीं कहीं जो सन्नाटा, तो पुलवामा से भी ज्यादा सन्नाटा पूरे की पूरे सरकार ने इस पूरे प्रकरण में ले लिया है। इसलिए सरकार तो सवालों के दायरे में है और ये सरकार उसी समय सवाल के दायरे में। ये सेना का केवल प्रयोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए करती है। सेना से इनका रियल में दिल से, जो पूरा देश जिस तरह से सेना का सम्मान करता है, उस सम्मान में कहीं कहीं ये सरकार पूरी तरह से पीछे है। पर्दे के पीछे क्या बड़ा खेल चल रहा है, उस समय में जरूर खुलासा हो ही जाएगा कि आखिर ये स्थितियां क्या बनी है। क्या ये पुलवामा 2 की तरफ कोई जो है कि कोई साजिश की स्थितियां हैं, कोई तमाम अनदेखी की स्थितियां बनाया जा रहा है? ये सवाल बिल्कुल चिंतनीय सवाल है। लेकिन जो हम लोग जब सेना के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं राजीव जी, वो लोग तमाम लोग कहते हैं कि जब से ये अग्निवीर का पूरा स्कीम लेके आए, और जब से ये कह रहे हैं कि भाई हम सेना के लोगों को भी हम पूरा वेतन भत्ता नहीं दे सकते, उनके पेंशन को भी अगर हम बोझ मानते हैं, तो फिर कौन से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं? इस चीज के लिए 5वीं दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था कहते हैं आप। अगर दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था में अपने नाम को जोड़ते हैं और वैसे स्थिति में सेना पे खर्च ही आपको जो है कि वो खर्च में कटौती करने का प्रयास करते हैं, सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे। और वो सवाल इसमें पूरे 140 करोड़ जनता के मन में उठ रहा है, पूरा आवेग है। सरकार से लोग हर कोई सवाल पूछ रहा है। तभी तो देखिए गोदी मीडिया सवालों के दायरे में है कि वो इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, देखिए वो इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि देखिए, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान देखिए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस प्रकार का हिंसात्मक बयान दिया, अगर आप सोच के देखें कि कोई कांग्रेस के वो मंत्री होते किसी राज्य सरकार में और मुस्लिम होते, तो यही गोदी मीडिया 24 घंटा उन्हें आतंकवादी करार दे रहा होता कि मैं आंख नोच लेना चाहिए, जीभ काट लेनी चाहिए। आखिर इस समय ये सवाल, ये गोदी मीडिया गजेंद्र सिंह शेखावत से किसी ने एक सवाल पूछा कि आप एक केंद्रीय मंत्री के पद पे होते हुए इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं? तो देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो पूरा जो कहावत है, वो कहावत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चरितार्थ होते हुए मुझे नजर आ रहा है कि ये हर तरह से कहीं देखिए, हर मामले को जब आप अति करते हैं तो आप घिर जाते हैं। राजीव जी, स्थितियां देखिए, जब भी हम लोग कभी पत्रकारिता को लेकर बात कर रहे थे और अमलेंदु जी ने जिनका नाम लिया कि स्वामी जी जो है कि वो सच में चिंता का विषय है कि वो अभी भी देखिए प्रतिबंध के बावजूद तो जाते हुए नजर आएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा,
कई बड़े कांग्रेस के लोग जो है ये इन्हीं नफरती एंकरों को, मैंने देखा कि एक डिबेट में मैं गया, वहां पे पीछे से केक लेके आए हुए थे, मुझे नहीं पता था कि उस एंकर का जन्मदिन है। तो देखिए, आपको सुधार कई रूपों में करना पड़ेगा, आपको कठोर संदेश जो है को देना पड़ेगा, यानी कि आप कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता जो है वो अपने समर्थकों के साथ केक लेके पहुंचे थे स्टूडियो में राजीव जी, एंकर का जन्मदिन मनाने के लिए। तो जो गंभीर चिंता की तरफ कमलेंदु जी ने ध्यान दिलाया है, वो सच में उसको ऊपर प्रैक्टिकल आपको लागू करना पड़ेगा। स्थितियां कितनी तेजी से बदली हैं, चूंकि आज हम लोग उस संदर्भ में भी बात कर रहे हैं। मैंने दूरदर्शन पे, मैंने डीडी न्यूज पे एंकरिंग भी किया है राजीव जी, और जब मैं एंकरिंग करता था कोई दबाव की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन जब ये सरकार आई दूरदर्शन पे, सोचिए जो सरकारी चैनल है वहां पे क्या सवाल पूछना है, क्या गेस्ट होना है, कोई दबाव की स्थिति नहीं होती थी। और आज सोच के देखिए कि क्या स्थितियां बन गई है, इस तो मीडिया की कैसी स्थिति बनी पड़ी है कि लोग जो है कि 24 घंटे जो है कि वो चरण चुंबक की तरह जो है चापलूसी करने में लगे हुए। गाथा दान लिस्ट में दूरदर्शन के एक पत्रकार, एक एंकर का भी नाम है इस सूची में, वो मैंने देखा है, वो नाम उनका भी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका नाम है भी वहां पे और वो होना भी चाहिए। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि इन स्थितियों में इन पार्टियों को जो ये निर्णय लिया गया है, इसको उनको गंभीरता से, और विशेषकर कांग्रेस को, जो उनके कई सारे नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके, वो उनको उनके ऊपर उन्हें सावधानी से नजर और ध्यान रखने की जरूरत है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि आपको अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपने ये चीज घोषणा कर दी है, इसका एक संदेश व्यापक स्तर पर जा रहा है, कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन संदेश व्यापक स्तर पर तभी जाएगा जब आप इसको जमीन पर सही ढंग से क्रियान्वित करेंगे। तो वो इसमें इस मनोदशा, जो इस तपस्या के ऊपर लोगों को गंभीरता से पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि कहीं उनके दूसरे लोग न पहुंच जाए। और दूसरा चीज देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि विश्वसनीयता तो इस पूरे प्रकरण से घटी है। अभी लोग बात कर रहे थे दल बदलने का, देखिए हम लोगों ने देखा है प्रकरण में कि इस लिस्ट में जिनका नाम है, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, जिन्होंने तिहाड़ की यात्रा भी की है, हम सभी लोग जानते हैं उनका नाम जो है। सोचिए कि उन्होंने अगर स्मृति ईरानी से सवाल पूछे तो कैसे उनको जेल के दिनों को याद दिला दिए गए उन्हें। तो इनके साथ स्थिति तो रहेगी, इनके एक समय की स्थिति ऐसे आएगी कि ये ना तो उधर के लिए उपयोगी बचेंगे, क्योंकि जब जनता विश्वास नहीं करेगी फिर इनकी उपयोगिता क्या बचेगी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। और विपक्ष तो इनको लगातार पहले से ही चिन्हित कर रहा है। तो उनके लिए एक संदेश भी है कि अगर आप इसी रवैये में रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि ना आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे। तो इसमें आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता की तरफ अग्रसर होते हैं, बेहतर स्थिति होगी। और बीजेपी के लिए तो बीजेपी के लिए मैं सोच रहा हूं कि आखिर वो राष्ट्रवाद का जो पूरा चैप्टर खोलता है और सनातन का पूरा चैप्टर खोलता है, क्या वहां पे जो शहीद हुए कल अनंतनाग में, जो वो शहीद लोग हुए हैं सेना के जवान, क्या वो सनातनी नहीं है? आप उनको सनातन के लोग नहीं मानते? उन्हें सीमा पे जवान से जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने में ये विलंब क्यों? उनके प्रति ये तमाम चीजें क्यों? ये सवाल पूरा का पूरा देश अभी पूछ रहा है, सबके मन में ये सवाल उमड़ रहा है। आप ये जो सनातन के परिभाषा में जो गड़बड़ी सा करके सनातन, आप क्या किसको रहे हैं? किसको सनातन माना जाए? आप किसको सनातन के लिस्ट से बाहर मान रहे हैं? क्या हमारे देश के जो किसान है वो सनातन के लोग नहीं है? 700 किसान दिल्ली में जो है कि जब यहाँ पे आंदोलन हो रहा था उस दरमियान में यहाँ पे सत्ता तंत्र के सामने में जो है कि वो शहीद हो गए 750 से 800 लगभग किसान। उनके लिए प्रधानमंत्री के मुंह से अब तक वचन नहीं निकला है राजीव जी। आप सोचिए कि अब तक उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी है उन लोगों को, वो अब तक उनका लंबित मामला है। तो आप उन्हें, उन किसानों को क्या मानते हैं? जो किसान देश भर में आत्महत्या कर रहा है उनके लिए आप क्या मान रहे हैं? तो ये सवाल सनातन के मामले पे जो छुपने का प्रयास कर रहे हैं, कभी आप सेना के मामले पे छुपने का प्रयास करते हैं और आज आप सनातन के मामले पे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम चीजें बैकफायर हो रही है। जनता 2024 में बहुत ही कड़ा ढंग से इनको जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। बजरते बस विपक्ष को अपनी रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट रखनी चाहिए। विपक्ष को रणनीति साफ और स्पष्ट रखनी चाहिए। इस पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 14 एंकर्स के जो नाम जारी किए गए हैं, जिनके बारे में इंडिया गठबंधन ने नाम जारी करके कहा है कि इनके प्रोग्राम्स में हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे, हमारे नेता नहीं जाएंगे। इसके बाद ढेरों प्रतिक्रियाएं खासकर सत्ता पक्ष की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आया है, अनुराग ठाकुर की तरफ से आया और कुछ एंकर्स के भी आए हैं, जिसमें सुधीर चौधरी का नाम भी है। कह रहे हैं कि हम लोगों ने चरण चुंबक बनना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए इस सूची में हमारा नाम है। जिन्होंने चरण चुंबक बनना स्वीकार कर लिया वो इस सूची में शामिल नहीं हैं। तो ये तमाम बातें आती रहेंगी, प्रतिक्रियाएं खूब हो रही हैं, आ रही हैं इस पे। जी राहुल लाल जी। विजय शंकर जी एक बड़ा सही चीज उन्होंने उठाया अरविंद केजरीवाल जी के हवाले से। देखिए वो कह रहे हैं कि पता नहीं सही है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पहले हम लोग डिबेट के लिए जाते थे
हर चैनल का विषय डिबेट का अलग अलग होता था राजीव जी। यानी कि आप किसी एक्स चैनल पे गए, वहां पे डिबेट का विषय अलग है, वाई पे अलग है, जेड पे अलग है। अब पिछले कम से कम मैं कह सकता हूं 1.5 सालों से स्थिति ऐसी है कि चैनल कोई भी हो, एक तरह से दोपहर से ही डिबेट का विषय बिल्कुल 100% एक होता है। तो अगर डिबेट का विषय प्रत्येक चैनल पे एक ही चल रहा है अगर, तो स्पष्ट है कि ऊपर से कोई न कोई दिशा निर्देश आया है। हमारा एक तरह से हर किसी का कॉमन सेंस जो लॉजिक है वो यही चीज कहेगा कि ऊपर से कोई निर्देश आया, तभी तो सारे चैनलों पे बिल्कुल एक जैसी विषय वस्तु, एक जैसा जो है कि आप देखिएगा पृष्ठभूमि से जो आपको ग्राफिक्स दिखेगा वो ग्राफिक्स भी एक जैसे, सब चैनल के नाम अलग होता है लेकिन कंटेंट बिल्कुल एक होता है, विषय भी एक होता है। तो स्पष्ट है कि यह आदेश कहीं कहीं ऊपर से ही आ रहा है। बिल्कुल सही, ऊपर से कहां से ये आदेश आ रहा है उस पर भी चर्चा कई बार हम लोग कर चुके हैं। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह साहब आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। कैसे देखते हैं आप, क्या इसके बाद फुल स्टॉप दिखाई देता है या ये शुरुआत है? सिंह साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है जी, क्या ये शुरुआत है, फुल स्टॉप है, क्या है ये? मैं बिल्कुल इस बात में अंत में ये बात सिर्फ 2 मिनट में कह के खत्म करूंगा, समय भी अब लगभग खत्म ही है जी। कि जो हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, लेकिन इस निर्णय को कितना कायदे से इम्प्लीमेंट इंडिया गठबंधन करते हैं ये देखना है। ये भी बात सही है जिसे प्रशांत जी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट नहीं हो सकती, वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते कि हम जाएंगे ही नहीं। हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी आए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, जिस तरह से सुधीर चौधरी वो मुकदमा कायम हुआ एक फर्जी खबर दिखाने में, इन खबरों की स्क्रूटनी करें और जहां जहां ऐसी स्थिति आती है कानूनी कार्रवाई करें। कानून पहले से ही है, किसी नए कानून को बनाने की जरूरत नहीं है, कानून पहले से ही है। और सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहा है कि आप हेट स्पीच पे कार्रवाई करिए, हेट स्पीच पे कार्रवाई करिए, लेकिन आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे थे कि प्रेस से नाराज हो जाए, लोग नाराज हो जाएंगे। अब एक शब्द सिर्फ एक वाक्य केवल संवेदनशीलता पे, नोटबंदी में वो दृश्य मुझे अभी भी याद है, आप लोगों को भी याद होगा, जब जापान से कहा गया था कि घर में शादी है और पैसे नहीं है, क्या वो संवेदनशीलता थी? आपको लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन सिलेंडर कमी रही, और ये रिपोर्ट जाती है कि किसी के मरने की खबर नहीं है। क्या संवेदनशीलता है? मणिपुर तो बहुत बात की बात है। जिस दिन 15 जून 1920 और 15 जून 2020 को गलवान घाटी में एक कर्नल संतोष बाबू जो बिहार रेजिमेंट के थे सहित 20 जवान शहीद होते हैं, और 4 दिन बाद 19 तारीख को जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो कह दिया जाता है कि कोई घुसा ही नहीं था। क्या ये संवेदनशीलता है? आप इनसे संवेदनशीलता की उम्मीद न करें। एक संवेदनशील राजनेता कभी भी समाज को बांटने का एजेंडा लेके नहीं आता है, कभी भी दंगे की मानसिकता के साथ